इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए देश और विदेश की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। आज की अपनी पहली अपडेट में हम बात करेंगे फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन ला पर्ल में लगी आग के बारे में। दोस्तों 27 सितंबर को एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर बताया गया कि फ्रांस की अथॉरिटीज़ ने ये कंफर्म किया कि उनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम ला पर्ल है उसमें आग लगने की घटना सामने आई है। और इसके पहले भी वर्ष 2020 में एक बार इसमें आगजनी की जो घटना थी वो सामने आई थी, जिसके बाद इसमें तमाम बदलाव किए गए थे, सुरक्षा संसाधनों को बढ़ाया गया था, लेकिन फिर से ये एक बार जो आग की चपेट में है आ चुकी है। स्पोक्स पर्सन ने इस पर बात करते हुए ये बताया कि तकरीबन 90 फायर फाइटर्स की टीम को डिस्पैच किया गया था आग पे कंट्रोल पाने के लिए। और अच्छी बात ये थी कि आग पे कंट्रोल पा भी लिया गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है कि आग जो लगी थी वो स्थान था फूड स्टोरेज का और वहाँ पे कुछ खाली स्थान था जिसके चलते वहाँ पर आग लगी थी। हालांकि फिर भी सेफ्टी को ध्यान में रखे हुए अभी वहाँ पर जो जांच पड़ताल है वो चल रही है और इस चीज़ का पता लगाया जा रहा है कि क्या वहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो लीक तो नहीं कर रहा है। हालाँकि इनिशियल रिपोर्ट ये बताती हैं कि जिस समय आगजनी की घटना हुई थी उस समय जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो ऑपरेट नहीं कर रहा था और जो रेडियो एक्टिव लीक है उसके चांसेस भी कम है, लेकिन फिर भी फ्रांस अपने तरफ से पूरी जो जांच है वो करना चाहता है। जैसा कि हमने देखा कि हाल ही के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच में जो तकरार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और साउथ चाइना सी में दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो शक्ति प्रदर्शन का प्रभाव है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां चाइना काफ़ी इंटेंस मिलिट्री ड्रिल्स को आयोजित कर रहा है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की कोई भी वहाँ पर लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है, तो अमेरिका ने भी चाइना के उसी एक मनोवैज्ञानिक दबाव को काउंटर करने का प्रयास किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल भी माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में अपने GBU-31 JDAM को क्विक सिंक किट के साथ इस्तेमाल किया था एक टेस्ट के दौरान, जहां पर उसने एक शिप को बीच से फाड़ दिया था। माना जा रहा है कि ये जो स्पेशल JDAMs हैं इनका इस्तेमाल एंटी शिप स्ट्राइक्स में किया जाएगा और ये चाइनीज़ शिप्स को दो भागों में बांटने की क्षमता भी रखता है। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा घातक जो बॉम्ब्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा जो कि नेवल स्ट्राइक में इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो चाइनीज़ शिप्स को सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो इन्हीं बॉम्ब से होने वाली है। लेकिन सवाल अभी भी उठता है कि क्या वाकई एक एक्चुअल युद्ध की स्थिति में जो JDAMs हैं उनका इस्तेमाल नेवल स्ट्राइक में किया जा सकेगा, क्योंकि शिप्स कभी ऐसे तो ऑपरेट करती नहीं है, उनके पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं। तो ये भी एक सवाल है जिसके बारे में हमें शायद वक्त आने पर ही जवाब मिलेगा। हमारे लिए बड़ी अपडेट एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को लेकर के है। दोस्तों आपको पता ही है कि कल एक बड़ी अपडेट आई थी K9 वज्र को लेकर के, जहां पर बताया गया था कि इंडियन आर्मी अब एडिशनल K9 वज्र जो कि 100 की संख्या में है उन पर जाने वाली है। इसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी के पास 200 की संख्या में K9 वज्र आने वाले समय में ऑपरेशनल दिखाई पड़ेंगी। वहीं रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इस ऑर्डर के बाद एक और एडिशनल 100 K9 वज्र का ऑर्डर सामने आएगा, जिससे कि इनकी संख्या इंडियन आर्मी में 300 को पार कर जाएगी। इसी बीच अभी K9 वज्र पर बात चल ही रही थी कि एक और नई अपडेट एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS को लेकर के आ गई। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ATAGS अपने यूजर ट्रायल्स के एडवांस स्टेजेस पर है। इसमें कुछ दिक्कतें थी जिसको दूर कर लिया गया है और बस कुछ और दिन का ट्रायल चलेगा। उसके बाद सेना के द्वारा एक बड़ा ऑर्डर इसको लेकर के प्लेस किया जाएगा। मीडिया सोर्सेज में अभी कोई स्पष्ट इन्फॉर्मेशन तो ऑर्डर्स को लेकर के नहीं है, लेकिन ट्रस्टेबल सोर्सेज से बात करने पर हमको जो पता चली है बात, उस हिसाब से तकरीबन 150 से 200 के बीच में जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है उनको इंडियन आर्मी के द्वारा खरीदा जाएगा। और इंडियन आर्मी का एक लक्ष्य ये भी है कि 2040 तक जितने भी पुरानी 105 mm की आर्टिलरी गन्स हैं उनको 155 mm की जो गन्स हैं उनसे रिप्लेस किया जाना है। यानी इंडियन आर्मी काफ़ी एम्बिशियस प्लान को लेकर के आगे चल रही है, जिसके अंतर्गत ये सारे प्रोक्योरमेंट्स किए जाने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया से आ रही है। दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में रशिया को लेकर के रशियन मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ी है और आज एक बार फिर से रशिया के द्वारा उनके स्टेट ऑफ द आर्ट Su-57 एयरक्राफ्ट को लेकर के कुछ बड़ी जानकारियाँ सामने आई हैं। रशिया की रोस्टेक कॉरपोरेशन ने ये अनाउंस किया है कि बहुत जल्दी रशियन एयरफोर्स को Su-57 फाइटर्स का जो दूसरा बैच है वो मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार इस समय वो इस फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं ताकि रशियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें।
रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि यूक्रेनियन बॉर्डर्स के आसपास रशियन एयरफोर्स के ये जो Su-57s हैं ये दिखाई पड़े हैं, इनको स्पॉट किया गया है। और माना ये भी जा रहा है रिपोर्ट्स में कि कई स्ट्राइक्स भी सीड मिशन के अंतर्गत Su-57 एयरक्राफ्ट के द्वारा करी गई हैं। हालांकि इनके सबूत के तौर पर कोई भी विजुअल्स सामने नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर सकें कि Su-57 फैलन का इस्तेमाल सीड मिशन के अंतर्गत किया गया हो। लेकिन यूक्रेन के भी सोर्सेज के द्वारा यही दावा किया गया था कि रशिया अपने इन एडवांस 5th जेन फाइटर्स को इस्तेमाल कर रहा है। वहीं हाल ही में आपको याद होगा 1 हफ्ते पहले ही अपडेट सामने आई थी जब रोस्टेक कॉरपोरेशन ने ही यह बताया था, कंफर्म किया था कि वो एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जो कि Su-57 के डिज़ाइन पर ही आधारित होगा। कुछ चेंजेस किए जाएंगे और उसके बाद वो भी अमेरिका के एनगेट प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ में आएंगे, जो कि माना जा रहा है 2035 से 2038 के बीच तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। देखते हैं उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है और ये चीज़ें हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगी। हम सब ने कल देखा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है उसका कल सफल परीक्षण किया गया और जो बैक टू बैक ट्रायल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट चल रहा है। दरअसल अगर हम रिपोर्ट्स की बात मानें तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा DRDO इस समय एक और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, भले ही DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू कर दिया हो, इसके टेस्ट को आयोजित कर लिया हो, लेकिन फिर भी अभी जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं भारी है एक सिंगल पर्सनल के लिए ऑपरेट करना। दरअसल ये जो सिस्टम है इसमें एक 20 किलो की मिसाइल होगी, तकरीबन 25 किलो का ट्राइपॉड स्टैंड होगा और 20 से 25 किलो की जो NG साइट्स हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाएंगी। यानी इसका जो ओवरऑल वेट होगा वो तकरीबन 65 से 70 किलोग्राम के बीच में होगा, जिसको एक सिंगल पर्सनल के द्वारा ऑपरेट किया जाना मुश्किल है। इसलिए माना जा रहा है कि इसे 2 लोगों की टीम मिलकर के ऑपरेट करेगी। हालांकि DRDO इसे अभी भी एक कह सकते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर क्लासीफाई करता है, लेकिन इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक और नया प्लान सामने आया है जिसके अंतर्गत वो एक डेडिकेटेड और अलग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कि इस समय डेवलपमेंट स्टेजेस में है और वो एक सच्चा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसको एक सिंगल पर्सनल के द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। DRDO का ये जो नया सिस्टम होगा ये बेसिकली इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर आधारित होगा और ये बहुत जल्दी विंग टनल टेस्टिंग से गुजरने वाला है कुछ ही हफ्तों में और माना जा रहा है कि 2023 के अंत तक इसका फैब्रिकेशन शुरू कर दिया जाएगा और 2024 में इसके टेस्टों को आयोजित करना शुरू कर दिया जाएगा और बाद में इंडियन आर्मी को ये मिल जाएंगे। ये तकरीबन 18 से 20 किलो होंगे फुल सिस्टम के साथ में, जिसको एक सिंगल पर्सनल भी आर्मी का आराम से ऑपरेट कर सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक बड़ा फैसला किया है और एक खुशखबरी इसके द्वारा आई है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है टुमकारू में, उसने पहला जो LCH है उसको रोल आउट कर दिया है और अब एक चरणबद्ध तरीके से जो अलग अलग कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण यहाँ पर शुरू किया जाएगा। पहला जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है वो ऑलरेडी रोल आउट किया जा चुका है और पहला LCH भी अब इनके द्वारा रोल आउट किया जा चुका है। फैक्ट्री का टारगेट ये है कि तकरीबन 150 की संख्या में 180 की संख्या में जो LUH हैं और 150 की संख्या में जो LCH हैं वो आने वाले निकट भविष्य में इनके द्वारा बनाए जाएंगे। पहले फेज़ में तकरीबन 30 LUH पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और दूसरे में तकरीबन 60 हेलीकॉप्टर पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाने हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।